हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को हम देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, किस प्रकार से चुना जाता है। इन सभी इंफॉर्मेशंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है 63। आर्टिकल 63 में बताया जाता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक सेकेंड। तो इसमें कहा जा रहा है देयर शैल बी, यहाँ पर शैल का यूज हुआ है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि 64 में कहा जा रहा है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा। तो इसमें कहा जा रहा है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, मतलब राज्यसभा में एज अ चेयरपर्सन काम करेगा। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होगा, मतलब वो दोनों ही पोस्टों को होल्ड करेगा। अब इसमें कहा जाता है, देखिए ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का, लेकिन कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि जब भी वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा है, एज अ प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है अंडर आर्टिकल 65 के अंडर में, उस वक्त पर वो अपनी उन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा जो कि चेयरमैन की ड्यूटीज हैं काउंसिल ऑफ स्टेट की। तो अगर वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो वो चेयरमैन नहीं रहेगा, क्योंकि चेयरमैन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पर होना चाहिए। और जब वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा तो वो उस सैलरी के लिए और उस अलाउंसेस के लिए भी अलाउड नहीं होगा, इंटाइटल नहीं होगा, जो कि चेयरमैन को वहाँ पर दी जाती है अंडर आर्टिकल 97 के अंदर में। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में बात की जा रही है द प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज ऑफ द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, डिस्चार्ज करेगा उनके फंक्शंस को, जब या तो फिर कैजुअल वैकेंसी है वहाँ पर, मतलब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली है किसी वजह से, या फिर वो अब्सेंट है अपने ऑफिस से। ठीक है, सो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। अब इसमें कहा जाता है कि किसी भी रीज़न से, ऐसा कोई रीज़न या ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस वहाँ पर हो जाता है कि जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वहाँ पर वैकेंसी कॉज हो जाती है। अब रीज़न हो सकता है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, या उनको रिमूव कर दिया गया है, या फिर कोई और ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनकी जो ऑफिस है वो वेकेंट हो चुका है। तो उस वक्त पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पर, जब तक कि एक नया प्रेसिडेंट वहाँ पर होल्ड नहीं कर दिया जाता है, एक नया प्रेसिडेंट वहाँ पर इलेक्ट नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं पर सेकंड में कहा जा रहा है जब प्रेसिडेंट अनेबल हो जाते हैं डिस्चार्ज करने से उन फंक्शंस को, या फिर अब्सेंस की वजह से वो अब्सेंट हैं अपने ऑफिस से, या इलनेस की वजह से वो बीमार हैं, या फिर कोई अदर कॉज हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, अपने जो फंक्शंस हैं उनको वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो डिस्चार्ज करेंगे उन फंक्शंस को उस डेट तक जब प्रेसिडेंट रिज्यूम कर देंगे अपनी ड्यूटीज़ को। मतलब मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट हैं वो, एक सेकेंड, वो इस पीरियड से इस पीरियड तक बीमार थे और अपने ऑफिस में नहीं थे। अब इस पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके फंक्शंस को फॉलो अप करेंगे, उनके फंक्शंस को पूरा जो भी काम है ऑफिस का, सारी चीज़ें हैं उसकी देखभाल कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा 3 क्लॉज। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जिस पीरियड में और ड्यूरिंग उस पीरियड के जिस पीरियड में वो एज अ प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, उस पीरियड में उनके पास वो सभी पावर्स होंगी और वो सभी इम्यूनिटीज़ होंगी जो कि प्रेसिडेंट की होती हैं, और वो सारे एमेलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें भी मिलेंगी।
जो कि सेकंड शेड्यूल में बताई गई हैं। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है तो जो सेकंड शेड्यूल में चीज़ें बताई गई हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब वो सैलरीज और वो अलाउंसेस जो कि सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है 66 में बात की जा रही है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाएगा उन मेंबर्स के द्वारा जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं और दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और कंसिस्ट करते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। और इसका जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी वोट्स डाले जाएंगे उनके बीच में जो रेशो होना चाहिए वो सेम रहेगा। ठीक है, हर जो वोट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। साथ में कहा जा रहा है कि ये जो वोट डाले जाएंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से डाले जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति वोट देते हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से डालते हैं कि पहली प्रेफरेंस उनकी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और जो भी व्यक्ति उसमें हाईएस्ट आता है वो तो होता ही होता है। बाकी जो बाकी लोग होते हैं उनके वोट्स जो उनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है उसको मिल जाते हैं। और ये जो इलेक्शन होगा पूरा का पूरा सीक्रेट, एक सेकेंड, पूरा का पूरा सीक्रेट बैलेट से किया जाएगा। साथ में सेकंड में कहा जा रहा है, सेकंड क्लॉज में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा और किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होगा। और यदि किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर या फिर लेजिस्लेचर के हाउस का मेंबर एज अ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर इलेक्ट हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि जो उसकी सीट थी उस हाउस में और उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के हाउस में वो वहाँ पर विकेट हो जाएगी जिस भी दिन वो अपने ऑफिस में एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंटर करेगा उस दिन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास ये सारी एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब उसे नागरिक होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, उसे 35 ईयर्स की एज कंप्लीट करनी चाहिए। 35 से जो भी बड़ा व्यक्ति है 35 ईयर्स से या फिर 35 का उसके ऊपर का व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सके इस प्रकार की उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए उसके लिए। इसके बाद क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो बताई गई। ठीक है, फोर्थ में इसमें कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो व्यक्ति होल्ड करता है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंदर में या फिर लोकल या अदर अथॉरिटीज़ के अंदर में। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट में, इंडिया के गवर्नमेंट में या फिर किसी भी तो लोकल अथॉरिटी में होल्ड कर रहा है तो वो व्यक्ति एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, मतलब ऐसी कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए जो हम देख रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति को होल्ड करता हुआ, तो इसमें ना कुछ लोगों को हटा दिया गया है कि अगर वो व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहे हैं या पर्टिकुलर पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो हम नहीं समझेंगे कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। अब वो क्या क्या चीज़ें, अगर एक व्यक्ति प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, ठीक है, या फिर मिनिस्टर है। ठीक है, तो अगर इन पोस्टों को कोई भी व्यक्ति होल्ड किए हुए है कहाँ पर, किसी भी स्टेट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, यूनियन में या फिर स्टेट में। ठीक है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर क्लॉज में। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में हम बात करते हैं, देखिए उस टर्म के बारे में ऑफिस के जो कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा, उसका क्या टर्म होगा, कितने टाइम तक वो होल्ड करेगा ऑफिस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 सालों के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा उस डेट से जब वो एंटर करता है अपने ऑफिस में। अब इसके बाद आते हैं कुछ प्रोवाइजोस जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट राइटिंग में देकर के अपने खुद के अनुसार एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट को, ठीक है, रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से,
मतलब उसने होल्ड कर लिया, अब उसका मन नहीं है भाई मेरे को और ज़्यादा काम नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट को कहेगा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपने ऑफिस से, राइटिंग में सारे रीजंस दे देगा और सारी चीज़ें बता देगा और वो वहाँ से रिज़ाइन कर सकता है। इसके बाद आती है बात बी में। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एक रिजोल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा इन द काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर में, मतलब राज्यसभा के अंदर में, और उसे पास करवाना पड़ेगा ऑल द majority ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड अग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल। मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी से, ठीक है, और इसको अग्री कर जाना चाहिए बाय लोकसभा के मेंबर्स। लेकिन कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन तब तक नहीं लेकर के आया जाएगा जब तक 14 डेज का नोटिस नहीं दे दिया जाता कि भाई हमारा इंटेंशन है कि हम ऐसा कोई रिजोल्यूशन मूव करें, ऐसा कोई रिजोल्यूशन लेकर के आए। तो ये जो नोटिस है और ये जो 14 डेज का पीरियड है ये काफ़ी नेसेसरी पीरियड है। इसके बाद सी में कहा जा रहा है, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस वक्त तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक जो उसका सक्सेसर है ऑफिस में एंटर नहीं कर जाता है। यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो उसका टर्म है वो एक्सपायर हो चुका है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर टर्म था जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस होल्ड करना था, लेकिन क्या हुआ कि इलेक्शन कंडक्ट हुआ और इलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो पाया। अब जो सक्सेसर है वो तो इस डेट पे आ पाएगा, तो ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक व्यक्ति जो एज अ प्रेसिडेंट था, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 68, जिसमें कहा जा रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, ठीक है, टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इसमें कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वैकेंसीज को फिल करने के लिए, जो वैकेंसी एक्सपायरेशन ऑफ टर्म की वजह से वहां पर आई है उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब 5 साल जो पीरियड है जब तक वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा अपने ऑफिस को, जैसे ही वो 5 साल कंप्लीट होने वाले हों उस कंप्लीट होने वाले पीरियड के पहले ही आपका जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए और जो भी आपका सक्सेसर है उस ऑफिस का वो अवेलेबल होना चाहिए अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए। इसमें ये इसका पूरा मतलब है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो वैकेंसी है ये वो वैकेंसी है जो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म के ऊपर वहाँ पर कॉज हुई है। मतलब अगर किसी ने रिज़ाइन किया है या ऐसी चीज़ें हुई है तो वहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आता है सेकंड क्लॉज जिसमें कहा जा रहा है कि अगर जो वैकेंसी है इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो इस वजह से कि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है या फिर कोई अदर रीज़न है, इस वजह से वहाँ पर वैकेंसी कॉज हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही वो वैकेंसी कॉज हुई उसके एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस वैकेंसी को फिल किया जाना चाहिए, ठीक है, उन प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू रहते हुए जो कि आर्टिकल 67 में बताए गए हैं। और वो व्यक्ति एंटाइटल होगा फॉर द 5 years ऑफ टर्म, ठीक है, जिस डेट से वो वहाँ पर एंटर करता है उस डेट से। मान लीजिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, ये एक व्यक्ति है जो 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है, लेकिन 3 साल हुए और इन्होंने रिजाइन कर दिया या इनकी डेथ हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। 3 साल के अंदर में जो पोस्ट थी वो खाली हो गई। अब इलेक्ट किया गया बी को, तो जब इन्होंने बी को इलेक्ट किया तो बी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 2 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, बी यहाँ पर 5 साल के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 69 जिसमें हम बात करते हैं ओथ की और अफर्मेशंस की जो कि वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसमें कहा जा रहा है कि हर एक वाइस प्रेसिडेंट जब भी वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा उसके पहले वो ओथ और अफर्मेशन को मेक करेगा और सब्सक्राइब करेगा बिफोर द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है कि किसके सामने करेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको अपॉइंट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट उसकी ओथ और अफर्मेशन के लिए, ठीक है। और क्या ओथ रहेगी वो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में बताया जा रहा है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। अगर कोई अदर कंटिजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट के फंक्शंस कैसे डिस्चार्ज होंगे उसके बारे में। अगर किसी भी प्रकार की कोई कंटिजेंसी आ जाती है जिसके बारे में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है
तो वहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बना करके ऐसे प्रोविजन बना देगा और बता देगा कि इस पर्टिकुलर कंटिजेंसी में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस प्रकार से प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अथॉरिटी कौन है यहाँ पर? यहाँ पर अथॉरिटी है पार्लियामेंट। अब आता है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 71, जिसमें बात की जा रही है उस मैटर से रिलेटेड जो कि कनेक्टेड है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर ऐसा कोई डाउट या ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है जो कि कनेक्टेड है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई क्वेश्चन अराइज हो गया जो कि वहाँ पर वैलिड है अराइज होना, तो उसको इंक्वायर किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो वहाँ पर उस केस में फाइनल डिसीजन होगा। इसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो जो भी एक्ट उसके द्वारा किए गए हैं, जो भी चीज़ें एक्सरसाइज करी गई हैं या जो भी परफॉर्मेंस ऑफ पावर और ड्यूटी उसको परफॉर्म किया गया है बाय द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उस डिसीजन से पहले जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो उनका इलेक्शन था वो वॉइड इलेक्शन है, तो उनका जो भी पावर्स थी, उनकी ड्यूटीज थी जो उन्होंने एक्सरसाइज करी, या फिर जो भी कार्य उनके द्वारा किया हुआ उसको इनवैलिड ये चीज़ नहीं बना देगी। उस डिसीजन से पहले जो भी चीज़ें करी गई हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी, केवल इस वजह से कि जो पर्टिकुलर इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन वॉइड डिक्लेयर करने के बाद अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है तो वो वहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी मैटर आता है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना करके उसको रेगुलेट कर सकता है उस मैटर को जो भी उस इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है वहीं पर जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी भी पर्सन का, जो भी पर्सन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर इलेक्शन को कॉल आउट नहीं किया जाएगा इन द क्वेश्चन, केवल इस चीज़ की वजह से कि वहाँ पर कोई भी वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, और वैकेंसी कहाँ पर? अमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के बीच में। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 72। ठीक है, ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें बात की जाती है उन पावर्स के बारे में प्रेसिडेंट की, ठीक है, जिस पावर के जरिए से वो पार्डन ग्रांट करता है और बाकी चीज़ें। ठीक है, एंड सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है इन सर्टेन केसेस। अब इसमें बात की जाती है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, ठीक है, रिप्राइव करने की, रेस्पाइट करने की और रमिशन करने की, उस पनिशमेंट को जो कि उसके द्वारा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, या फिर सस्पेंड करने की, रेमिट करने की या फिर कम्यूट करने की उस सेंटेंस को जो व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका था उसको दी गई है वहाँ पर। अब किन किन सेंटेंसेस को वो किन किन सेंटेंसेस के ऊपर वो सारी पावर्स को अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बताया गया। वो सभी केसेस के बारे में जहाँ पर पनिशमेंट और सेंटेंस दिया गया है बाय द कोर्ट मार्शल, मतलब वो आर्मी लॉज, ठीक है, जिनके ऊपर नॉर्मली बाकी कानून लागू नहीं होते, लेकिन इसमें भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनकी पावर लागू होगी। और आगे कहा जा रहा है उन सभी केसेस में भी जहाँ पर जो पनिशमेंट है, ठीक है, या फिर सेंटेंस है जिस पर एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होती है यूनियन की, उस केस में भी प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या फिर उस केस में जहाँ पर सेंटेंस ऑफ डेथ पनिशमेंट में दिया गया है, उस केस में भी प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को अप्लाई कर सकता है। अब इसमें आता है क्लॉज 2, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें सब क्लॉज ए में बताई गई हैं क्लॉज 1 के, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी जो चीज़ें कन्फर करी गई हैं किसी भी ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के, किसी भी जो यूनियन का कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसके ऊपर ऐसी कोई पावर कन्फर करी गई है। तो ये जो 1 की जो पावर्स है, मतलब मान लीजिए कि कोर्ट मार्शल में ऐसा कुछ हुआ और यहाँ पर पार्डन देने की, रेमिट करने की, कम्यूट करने की पावर किसी ऑफिसर को भी दी गई है, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं क्या ये अफेक्ट करेंगी यहाँ पर? तो इसमें कहा गया है कि जो भी चीज़ें ए में हैं क्लॉज ए के, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी उस ऑफिसर्स की पावर को जो कि आर्म फोर्सेस में यहाँ पर रेमिट करने की, सस्पेंड करने की या कम्यूट करने की किसी भी सेंटेंस को उस पर्टिकुलर ऑफिसर को कोर्ट मार्शल में दी हुई है।
उसके बाद थर्ड में कहा जा रहा है कि अब बात होती है इसमें सी की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए अब सी में कहा जा रहा है कि अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है या ऐसी कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी पावर्स को अप्लाई करते हुए ये जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि जो भी चीज़ें इसमें सी में दी हुई हैं ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी उन पावर्स को जो कि सस्पेंड करने की, रेमिट करने की या फिर कम्यूट करने की उस सेंटेंस को पावर है किसके पास, गवर्नर के पास। मतलब ये जो लास्ट पावर है वो तो प्रेसिडेंट के पास है ही, लेकिन कुछ चीज़ों में गवर्नर के पास भी पावर होती है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट के पास पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर के पास पावर नहीं हो सकती। गवर्नर भी इसमें अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और उसकी पावर्स को अफेक्ट नहीं करा जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 73, जिसमें बात की जा रही है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। मतलब जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस एक्सटेंट तक हो सकती है, कहाँ तक उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, कहाँ तक वो अप्लाई होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में ये पर्टिकुलर सेक्शन है। तो इसमें कहा जा रहा है, सॉरी आर्टिकल है, इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर प्रोविजंस हैं उनके सब्जेक्ट टू रहते हुए, इनके अंडर रहते हुए जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो एक्सटेंड करने की इन सभी मैटर्स में। ठीक है, टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। तो जिन केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, वहाँ पर जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो अप्लाई होगी। ठीक है, और टू एक्सरसाइज सच राइट्स, अथॉरिटी, जुरिडिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और अग्रीमेंट। अगर कोई भी ट्रीटी है या फिर कोई भी अग्रीमेंट है जिसकी वजह से कोई राइट्स, अथॉरिटी और जुरिडिक्शन अप्लाई होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होगी। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जाता है, देखिए प्रोवाइजो में कहा जा रहा है जो हमें दिया गया है सब क्लॉज ए में, यहाँ पर वो चीज़ सेव नहीं करेगी अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ एक्सप्रेसली बताई गई है। ठीक है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड करी गई है उस चीज़ से, या फिर कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उस चीज़ से जहाँ पर स्टेट को पावर है लॉ बनाने का। ठीक है, उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रीटीज़ हैं या फिर एग्रीमेंट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुरिडिक्शन होता है, राइट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वहीं पर कहा गया कि अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है तो वहाँ पर इसकी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होगी। तो इसमें कहा जा रहा है प्रोवाइजो में कि अगर एक्सप्रेसली कहीं पर बता दिया गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर एक्सप्रेसली बता दिया गया है या फिर लॉ बना करके बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर जगह पर स्टेट की पावर अप्लाई होगी तो वहाँ पर स्टेट अप्लाई करेगा। ठीक है, या फिर कहीं पर ये मैटर है कि स्टेट वहाँ पर लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, तो वहाँ पर वो अप्लाई होगा। इसके बाद कहा जाता है सेकंड में, जब तक अदरवाइज पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड ना कर दिया जाए तो कोई भी स्टेट का ऑफिसर, ठीक है, स्टेट और अथॉरिटी ऑफ स्टेट, इस आर्टिकल में कोई भी चीज़ दी गई हो, ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा एक्सरसाइज करने का उन मैटर्स में जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, लॉज को बनाने के पावर्स के लिए ऐसी कोई पावर है। सो इसमें कहा जा रहा है जब तक कि पार्लियामेंट स्टेट और ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा एक्सप्रेसली प्रोवाइड ना कर दिया जाए, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ भी दिया गया हो वहाँ पर भी वो सारी पावर्स जो हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जहाँ पर पार्लियामेंट को लॉज बनाने का पावर था, वो वैसे ही एक्सरसाइज करी जाएंगी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले एक्सरसाइज की जाती थी। तो यहाँ पर होता है हमारा ये वीडियो ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ठीक है।